चलिए, तो आज हम वापस से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे बात कर रहे हैं। पिछले जो मेरा सेशन था जिसके अंदर मैंने आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बताया हुआ है, तो आप चेक कर लीजिएगा। उसके अंदर मैंने काफ़ी क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ वो प्रीवियस जो ईयर्स में एग्ज़ाम्स हुए थे उनके अंदर आए हुए हैं। वो क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ और मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ पर ग्रामर का क्या रूल लगा है और किस वजह से सेंटेंस का जो पार्ट है वो इम्प्रूव किया जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, यू मस्ट कंप्लीट द टास्क अप टू संडे। यहाँ पर ये अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि इस पार्ट को आपको इम्प्रूव करना है। और इसके लिए मैं आपको 4 पोर्शन दे रही हूँ, 4 ऑप्शंस दे रही हूँ। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। और डी जो है दैट इज नो इम्प्रूवमेंट। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि इस जो अंडरलाइन वाला पार्ट है इसको कौन सा ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करेगा। नो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, तो आपको जल्दी से बताना है। तो आप ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं यू मस्ट कंप्लीट द टास्क अप टू संडे, तो जब भी आप ध्यान से समझें फ्यूचर की बात हो, यानी कि आने वाले समय पर जो है आपको काम को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इस तरीके का, यानी आने वाले टाइम पे कोई काम करवाया जाए आपसे और एक नियत समय बताया जाए, तो उस वक्त आपको अप टू का यूज़ ना करके बाय का यूज़ करना है। और मैंने आपको बताया भी था फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ होता है, इसमें बाय की बात करते हैं, यानी आने वाले समय पर कोई काम किया जाएगा किसी के द्वारा। तो यहाँ पर प्रपोजिशन अगर मैं बात करूँ तो आपको बाय का यूज़ करना है। ध्यान रखिएगा, बाय हमेशा यूज़ होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या, बी। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रही हूँ। इस पार्ट को आपको सब्स्टिट्यूट करना है and D option is no improvement। अब आपको जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर एप्रोप्रिएट होगा। तो अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ दैट इज़ कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस की सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो इफ़ क्लॉज होता है उसमें कभी भी मॉडल्स का यूज़ नहीं होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, जो इफ़ क्लॉज होता है इसे हम इफ़ क्लॉज कहते हैं। तो ये जो क्लॉज होगा इसके अंदर कभी भी मॉडल्स का यूज़ नहीं होगा। इसमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस
और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। तो इस वजह से यहाँ पर विल का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर यूज़ होगा किसका, यानी कि इधर कैन की बात हो रही है तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस देखिएगा आप, शैल जब विल नहीं लगाएंगे तो शैल भी नहीं लगाएंगे। अब बात कर लें इट जो है सिंगुलर है, जब इट सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या एस लगेगा, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस पे बात करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव स्टिल, आपको ये जो पोर्शन है उसको इम्प्रूव करना है। हैव स्टिल टू मीट अ पर्सन हु इज़ परफेक्टली सेटिस्फाइड विथ हिज जॉब। अब आपको ये जो अंडरलाइन किया गया है पार्ट सेंटेंस का वो आपको सब्स्टिट्यूट करना है। देयर आर 4 ऑप्शंस। यस, जल्दी बताइए बच्चों कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आई हैव स्टिल टू मीट अ पर्सन हु इज़ परफेक्टली सेटिस्फाइड विथ हिज जॉब, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि स्टिल का जो यूज़ है वो कॉन्टिन्यू टेंस में होता है, मतलब आने वाले समय पर कोई काम होगा। तो यहाँ पर जो है स्टिल का यूज़ ना होकर आपको कोई और यूज़ करना पड़ेगा अगर आप हैव ले रहे हो या उसकी जगह पर कोई और वर्ब ले रहे हो। तो यहाँ पर आप देखिएगा आई एम स्टिल टू मीट, वापस से यहाँ पर स्टिल का यूज़ किया गया है, लेकिन आप यहाँ पर बात करें तो बी ऑप्शन में एम येट टू मीट, आई एम येट टू मीट अ पर्सन हु इज़ परफेक्टली सेटिस्फाइड विद हिज जॉब, मतलब आप जो है मिले किसी व्यक्ति से जो कि अपनी जॉब के साथ क्या है, मतलब सेटिस्फाई है, तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हो सकता है। अब अगर मैं सी की बात करूँ, देखिए स्टिल तभी यूज़ होता है जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अब आई एम जैसे कई बच्चे यूज़ करते हैं, अगर आई के साथ एम लगा हुआ है तो वो समझते हैं कि बस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ऐसा नहीं होता है बेटा। एम के बाद अगर नाउन या फिर कोई एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है तो जो टेंस होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ना होके सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अगर एम के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आईएनजी है यानी कि मेन वर्ब, तब ये कॉन्टिन्यू टेंस होता है। तो जब कॉन्टिन्यू टेंस की बात होगी तो फिर हम स्टिल का यूज़ करते हैं, तो इस वजह से जो है स्टिल का यूज़ यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं होगा। यहाँ पर सेंटेंस में जो यूज़ होगा एडवर्ब का दैट विल बी येट। आप देखिएगा अपने पास येट इसमें है और इसमें है, कभी भी ध्यान रखिएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में कोई भी एडवर्ब का यूज़ नहीं होता है, दैट इज़ नोन एज स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं जिसके बीच में क्या कहा जाता है कि कभी भी एडवर्ब का यूज़ नहीं होगा, हमेशा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यूज़, जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन है स्प्लिट इन्फिनेटिव की कंडीशन ध्यान रखनी है, तो सी ऑप्शन हमारा कट जाएगा और ए ऑप्शन तो मैंने वैसे ही हटा दिया क्योंकि स्टिल यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर अब हमारा ऑप्शन बचा क्या, एम लगा है, आई एम येट टू मीट अ पर्सन हु इज़ परफेक्टली सेटिस्फाइड विद हिज जॉब। मैं मिला मतलब कि उस व्यक्ति से जो कि अपनी जॉब से क्या है, संतुष्ट है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। याद रखिएगा ये जो कंडीशंस में साथ में आपको जो एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लें। यहाँ पर वन ऑफ द फैक्टर फॉर हर फेलियर इज द लैक ऑफ कंसर्न फॉर अदर्स। अब आपको बताना है इस वाले पार्ट में, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो सब्स्टिट्यूट करना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, नो ऑप्शन नो यानी कि इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है बच्चों यहाँ पर।
अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से समझो तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। उसके जिन भी बच्चों ने वीडियोस नहीं चेक किए हैं, नहीं देखे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। सारे पॉइंट्स मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बताए हुए हैं। तो यानी इस क्वेश्चन के अंदर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल फॉलो हो रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में वन ऑफ आता है तो उसके बाद आने वाली जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल आती है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात करूं तो वो सिंगुलर आती है। लेकिन अगर यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आए तो आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लूरल लगानी होती है। ये आप चेक कर लीजिएगा उस वीडियो को जिसके अंदर मैंने ये रूल बताया हुआ है। तो यहाँ पर अगर बात करो कि वन ऑफ के बाद में नाउन जो है वो कैसी है, मतलब सिंगुलर, और हमें कैसी लगानी है, प्लूरल। तो यहाँ पर जो नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन है हमारा फोर्थ डी, वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि हटा देंगे। तो हमें 3 ऑप्शंस में से बताना है। द मेनली फैक्टर फॉर हर, तो मेनली लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे कारण में से एक कारण यहाँ पर बताया गया है, तो मेनली वाला ऑप्शन मत लगाइएगा, यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात करें तो 1 के साथ ये ऑफ लगा है, दैट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। अब सी की बात करें तो सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डी हमने ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट कर दिया, तो सेंटेंस हो जाएगा वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर हर फेलियर इज द लैक ऑफ कंसर्न फॉर अदर्स, यानी कि मतलब उसका एक कारण है असफल होने का। तो यहाँ पर सेंटेंस जो होगा उसके अंदर हमारा सी ऑप्शन अप्रोप्रिएट हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस पे बात कर लें। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रियलिटी दिस पॉलिसी विल ओनली लीड टू मोर करप्शन इन एन ऑलरेडी करप्ट। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इस ब्लैंक पार्ट को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो आप ध्यान से अगर समझें, एन ऑलरेडी जो है एडवर्ब है ऑलरेडी, उसके बाद यहाँ पर करप्ट जो है वो एडजेक्टिव है, फिर यहाँ पर नाउन का फॉर्म है। तो कई बच्चे इसको सही मानेंगे, लेकिन ध्यान से समझिएगा, एंड ऑलरेडी करप्ट जो है ये सिचुएशन एज सच आर्टिकल जो हमने यूज़ किया है एन का, वो एप्रोप्रिएट यहाँ पर नहीं होगा। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट ए पे बात करें तो ए की बात कर लें। यहाँ पर एन करप्ट, तो करप्ट जो वर्ड है उससे पहले एन लगेगा नहीं, तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब बी ऑप्शन की बात करें, बिटवीन ऑलरेडी करप्ट, क्या 2 चीज़ें यहाँ पर हैं जिनके बीच में बात हो रही हो? क्योंकि बिटवीन जब भी प्रपोजिशन यूज़ होता है दिस इज़ यूज्ड फॉर 2 थिंग्स, यानी 2 चीज़ों के लिए हमेशा बिटवीन यूज होता है। तो बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बचेगा फिर? सी। आप समझ लीजिएगा, कह रहे हैं इन रियलिटी दिस पॉलिसी विल ओनली लीड टू मोर करप्शन अमंग ऑलरेडी करप्ट एनवायरमेंट। मतलब ये जो पॉलिसी आई है वो पहले से जो करप्ट एनवायरमेंट है उसके अंदर और ज़्यादा करप्शन फैलाएगी, कुछ इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर कह रहे हैं। ऑलरेडी करप्ट एनवायरनमेंट जो पहले से मतलब है, बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से यहाँ कह रहे हैं, तो यहाँ पर अमंग का यूज़ होगा, एन का यूज़ नहीं होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। और एनवायरनमेंट जो है उससे पहले भी आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसके अलावा एन का यूज़ नहीं होगा। तो इस वजह से आंसर हो जाएगा हमारा, यानी प्रपोजिशन का यूज़ होगा अमंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एट करेंटली एस्टिमेट्स। और बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये सारे जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ये प्रीवियस एग्ज़ाम्स जो हुए हैं उनके अंदर आया हुआ है। बैंक का एग्ज़ाम आप देख लो, उसके अंदर भी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है काफ़ी टाइम पहले। CDS के जो पेपर था उसके अंदर भी, एयरफोर्स का जो पेपर था उसके अंदर इन्हीं को फिल इन द ब्लैंक्स में बनाया हुआ था, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए थे। तो ध्यान से समझ लें, कंडीशंस क्लियर कर लें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एट करेंटली एस्टिमेट्स द, आपको
ब्लैंक करना है, मतलब ये वाला पोर्शन जो मैंने ब्लैंक किया है इसको सब्स्टिट्यूट करना है। एट करेंटली एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ मॉडर्नाइजिंग द एयरपोर्ट वुड बी मोर दैन डबल द अर्लियर एस्टिमेट। ओके, अब आप ध्यान से कंडीशन समझिएगा। करंटली वर्ड एस्टिमेट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो इससे पहले, मतलब एस्टिमेट्स एज सच क्या है, नाउन, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज़ होता है, एडवर्ब का यूज़ नहीं होता है, तो करंटली यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों। अब यहाँ पर क्लियर हो गया मुझे कि डी ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया। अब तीन में से कोई ऑप्शन एक होगा। अब ऑन करंट एस्टिमेट्स, तो ध्यान से समझें, हाल ही में कुछ ऐसी बात हुई जिस, यानी कि जब हम समय की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, तो टाइम के लिए जो प्रपोजिशन यूज़ होता है दैट इज़ एट, तो ऑन का यूज़ कभी नहीं होगा। आप समय की बात कर लें तो बाय का यूज़ होता है, लेकिन आने वाले टाइम की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है। तो डी यानी कि जो बी ऑप्शन है वो भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बचेगा, सी। अब जो करंट है दैट इज़ एडजेक्टिव एंड दैट इज़ नाउन, और उससे पहले प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज़ हुआ है। ऐसे ही बोलते हैं एट करंट सिचुएशन, हाल ही की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। एट करंट एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ मॉडर्नाइजिंग द एयरपोर्ट वुड बी मोर दैन डबल द अर्लियर एस्टिमेट। पिछले सालों में जो भी एस्टिमेट बनाया गया था, अनुमान आकलन लगाया गया था, उससे इस साल का जो एस्टिमेट दिया गया है, आकलन किया गया है मनी का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, तो वो ज़्यादा है। कुछ इस तरीके की बात यहाँ कह रहे थे। चलिए कुछ और कोई क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक केयर दैट यू आर नॉट टू बी चीटेड। अब इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, यू विल नॉट चीटेड, यू विल नॉट बी चीटेड और यू आर नॉट चीटेड, इसके अलावा नो इम्प्रूवमेंट। अब आप ध्यान से समझिएगा, जब भी वार्निंग की कंडीशन होती है, जो सेंटेंसेस नॉर्मल कंडीशन में हम बोलते हैं जिसमें वार्निंग होती है कि आप ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए, तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं। किस में यूज़ होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे डोंट केयर, अगर किसी की परवाह मत करो, डू इट, आने वाले समय पे ही होगा। लेकिन जो वार्निंग के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, डोंट टच इट, मतलब इसे टच मत करो, तो वार्निंग की कंडीशन हमेशा, आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसमें बेस फॉर्म को हम यूज़ करके उसके साथ जैसे भी आप नेगेटिव का सेंस देना चाहते हैं तो नॉट का यूज़ हो जाएगा। बाकी जो सेंटेंसेस बनते हैं वो हमेशा बेस फॉर्म के साथ, या आप कहो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ बनते हैं। आप ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए, तो ये जो सेंटेंसेस हैं हमेशा वार्निंग की कंडीशन वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस या बेस फॉर्म के साथ बनते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर अगर बात करें तो नॉट टू बी चीटेड, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर ए की बात करें तो विल मॉडल नहीं लगेगा, बी भी नहीं लगेगा। तो सी की अगर मैं बात करूँ, यू आर नॉट, यस, यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, ये सच हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो किस में चला जाएगा, पैसिव में चला जाएगा और प्रेजेंट टेंस को डिनोट करेगा। यू आर नॉट चीटेड, मतलब किसी के द्वारा आपको चीट ना किया जाए, तो इसके लिए टेक केयर, ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात कर लें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने दिख रहा होगा आपको, जल्दी से आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा। तो कैन यू टेल मी वेयर हैज़ ही गॉन, ये क्वेश्चन एनडीए और सीडीएस के अंदर आया हुआ है। थोड़ी बहुत लैंग्वेज जो होती है वो चेंज करते हैं, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, लेकिन ये एज सच क्वेश्चन सीडीएस में भी आया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखें अच्छे से। कैन यू टेल मी वेयर हैज़ ही गॉन, तो आप अगर ध्यान से समझो तो कैन जो है सच मॉडल बाहर लगा हुआ है, मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा हुआ है, तो ऐसा ये जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है,
तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर फॉलो होगा। ओके, कैन यू टेल मी, अब ये जो वेयर लगा है वो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यानी कि WH वर्ड की तरह काम ना करके यह सच कंजंक्शन की तरह काम में लिया जा रहा है। एडवर्बियल कंजंक्शन की बात कर लें तो वो ये एडवर्बियल कंजंक्शन है जो मिड में लगा है इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ने के लिए। तो जब ऐसी कंडीशन हो, एडवर्बियल कंजंक्शन लगे, तो बाद वाले पोर्शन को ध्यान से समझ लीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ कि बाद वाले पार्ट को आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये शुरू हो रहा है ऑलरेडी, तो क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। और एडवर्बियल कंजंक्शन जब लगा है तो ये सिर्फ इस पार्ट को जोड़ने के लिए लगा है। तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज़ रॉन्ग। अब ऑप्शन भी आप देख लो, ही के साथ कभी भी हैव नहीं लगता है। उसके अलावा वेयर हैज़ गॉन ही, तो सब्जेक्ट बीच में लगता है, ये तो आपको क्लियर ही है। अगर ये मतलब देखें तो ये अप्रोप्रिएट होना चाहिए, लेकिन मैंने बताया एडवर्बियल कंजंक्शन है, उसके बाद ये स्टेटमेंट आपको जो है जोड़ने के लिए सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो ये ऑप्शन भी आपका, ये तो वैसे ही गलत है और ये मैंने आपको बता ही दिया। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि सिंपल स्टेटमेंट शुरू होगा अब। तो ही हैज़ गॉन, वेयर ही हैज़ गॉन, तो अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे सेंटेंसेस बहुत बार एग्जाम में दिए जाते हैं। बच्चे हैड इसको सही मानते हैं, हैड का भी पार्ट दिया हुआ है कई बार। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को ध्यान रखें कि क्या कंडीशन कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं मतलब इस पोर्शन को कौन सा ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करेगा। नो सूनर आई हर्ड द शॉट व्हेन आई रश टू द स्पॉट। तो अगर आप इसमें ध्यान दें तो कंजंक्शन नो सूनर की कंडीशन को यहाँ पर ये सेंटेंस डिनोट कर रहा है। और ध्यान रखिएगा, नो सूनर के साथ हमेशा दैन का यूज़ होता है, व्हेन का कभी भी यूज़ नहीं होता है। तो वैसे ही व्हेन वाला जो ऑप्शन है यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो नो इम्प्रूवमेंट है दैट इज इनकरेक्ट, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसके साथ दैन का यूज़ होगा। अब बाकी तीनों के अंदर मैंने दैन का यूज़ दिया है, लेकिन अब आपको एक और सिचुएशन ध्यान रखनी है कि नो सूनर के जस्ट बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में मतलब कि सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर आई दिया हुआ है तो यानी सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब यूज़ होती है। ये कंडीशन अगर आप ध्यान रखो तो ये जो सेंटेंस है विद इन सेकेंड्स आप आंसर लगा देंगे देखते ही। तो यहाँ पर अगर मैं पहला ऑप्शन देखूँ तो ए एलिमिनेट हो जाएगा। बी की बात कर लूँ तो नो सूनर हैड आई हर्ड द शॉट देन, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है सब्जेक्ट, तो ये बी ऑप्शन हो सकता है। आप सी पे बात कर लें तो ये सी मतलब आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर हमारा बचेगा क्या, डी। ये जो कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन की है बस आप ये ध्यान रख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब हैड या डिड का यूज़ हो सकता है, वो आप ध्यान रखें। सेंटेंस किसी भी तरीके से बना सकते हैं, बट ये प्रॉपर सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। इसे हम इन्वर्जन सिचुएशन कहते हैं। इन्वर्जन, नो सूनर देन जो है इन्वर्जन सिचुएशन फॉलो करता है। इन्वर्जन का मतलब जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले और फिर बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आता है, लेकिन नेगेटिव मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है वो। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। द टीचर आस्क्ड मी व्हाट इज द मैटर। अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था, उसके अंदर भी मैंने आपको क्या बताया था कि जो कंजंक्शन बनते हैं वहाँ पर वो एडवर्बियल कंजंक्शन था वेयर, उसके जस्ट बाद हमने सिंपल सेंटेंस को डिनोट किया। तो यहाँ पर भी एक कंजंक्शन का काम कर रहा है WH वर्ड, तो यहाँ पर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है और ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं, सिंपल सेंटेंस। और नरेशन की सिचुएशन में, नरेशन की सिचुएशन में क्या होता है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है।
सिंपल यानी कि अफर्मेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इंटरोगेटिव निगेटिव है तो फिर वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने सिंपल सेंटेंस मतलब सकारात्मक था तो सकारात्मक में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखें ये वाला जो टेंस है वो सिंपल पास्ट है, तो बाद वाले में भी पास्ट ही होना चाहिए क्योंकि पूछा भी पास्ट में ही है तो बताया जवाब भी पास्ट में ही होगा। ऑब्वियस है, नरेशन की सिचुएशन भी होती है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो जिस टेंस में होती है, रिपोर्टेड स्पीच भी उसी टेंस में होता है, तो ये सिचुएशन भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो व्हाट द मैटर वॉज, देखिएगा व्हाट लगा है एज अ कंजंक्शन के रूप में, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब। यस हो सकता है, ये मेन वर्ब यहाँ पर है नहीं क्योंकि सेंटेंस फिनिश किया है। बी ऑप्शन देख लें तो हमारा अभी मैंने बताया आपको एज अ कंजंक्शन के रूप में जब WH वर्ड यूज़ होते हैं तो आप इनके बाद हेल्पिंग वर्ब मत लगाइए, आप इसके बाद सब्जेक्ट लगाइए। ये सिचुएशन बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन ए और सी आप ध्यान से समझिए, ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, तो ये सी आंसर भी एलिमिनेट हो जाएगा यानी ऑप्शन। तो आंसर बचेगा हमारा क्या, फर्स्ट ऑप्शन व्हाट द मैटर वॉज। आई होप आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्लियर होगा और जो जो सिचुएशंस मैं आपको बता रही हूँ वो आप ध्यान रखिए।